ये कोड लिख रहे हैं हम लोग ASP.NET कोर में। ये कोड जो है आपका अब बार-बार लिखो तो इसकी पूरी रिवीजन होगी। एक बार थोड़ा डिजाइन फाइनल हो जाए, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करनी है तो नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, हमने ये शुरू किया था, एक बार ये क्लोज करते हैं। ये सारा क्लोज किया और यहाँ पे इसे रन करो। और बुक लिस्ट और न्यू बुक पे क्लिक करो। ले रहा है थोड़ा सा डिजाइन पहले से बेटर बन रहा है जो हम पहले करते थे, इसलिए हमने कुछ नहीं किया, सिंपल बूटस्ट्रैप की क्लासेस थोड़ी सी चेंज हुई। ठीक, अब ये तो हमने लिख दिया था, आपको बताया था जब डिव लगाते हैं तो 12 कॉलम ले रहे जी, उसमें जिस 4 कॉलम में ये हेडिंग आ रहा है, ये मेरे ख्याल से हमने कितने 8 कॉलम यूज किए थे, 8 ये बच गया। फिर बना चाहिए तो आगे भी कर सकते हैं, आगे जाके टेक्स्ट एरिया और भी की चीजें होती। और ये ISP 6 कॉलम ये। अब हम चाहते हैं इसके बाद यहाँ पे एक आपका सेव का बटन लगेगा, वो इनपुट टाइप सबमिट, और एक आपका लगेगा बैक टू लिस्ट, एक ताकि वापस वो इसी पे आए, यही चाहिए। तो अब आप लोग क्या करोगे, तो अब आपने अब आप लोग इसके डिजाइन पे वापस वही पेजेस पे गए, बुक लिस्ट और क्रिएट का जो HTML है यहीं पे थे, और यहाँ पे ये आपका फॉर्म ग्रुप है आ गया। ये आपका फॉर्म ग्रुप है, ले रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे वही फॉर्म ग्रुप जो ऊपर है इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, या लिखना है तो लिख भी सकते हो ये यार। अब यहाँ पे लेबल की जगह हम लोग सबमिट का बटन लगा दो या बैक टू लिस्ट। ठीक, चलो इसको बैक टू लिस्ट बना देते हैं। पहले ये देखो क्या लगाओगे, एंकर टैग ASP पेज, और पेज का नाम क्या है, इंडेक्स। ठीक, और ये याद रखना MVC नहीं है, अगर इसी समय MVC होता तो ASP पेज की जगह आता ASP एक्शन। ठीक, और यहाँ पे क्लास, और जो क्लास आप अप्लाई BTN, ठीक, हाइफन इन्फो और फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ये फॉर्म हाइफन कंट्रोल से क्या होगा, कितनी 3 कॉलम के वेट का तो बटन की वेट उतनी सेट कर देगा, बताइए आपको वैसे क्लियर है। और यहाँ पे इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में लिख दिया बैक टू लिस्ट, बस आ गया। अब दूसरा जो कॉलम है, ठीक, इसमें जो था बीच में डिलीट कर दिया। अब यहाँ एक बटन लगेगा सेव का, तो पहली बार इसकी बिट कर दो 3, 2.5 सेम सा होगा 6 की जगह, और यहाँ पे क्या लिखोगे, इनपुट टाइप क्या आएगा, सबमिट, वैल्यू क्या लिखोगे, सेव, और यहाँ पे क्लास क्या होगी, BTN हाइफन सक्सेस, और यहाँ पे
फॉर्म आइकन कंट्रोल, ठीक, ये देखो अब ये इतना आ गया। अगर इसी को मैं रिफ्रेश करके यहां दिखाऊं तो डिजाइन में आप देखो कैसा ये आता है। रिफ्रेश करोगे ये ऐसे आ गया, ठीक। अब मैं चाहता हूं ये बैक टू लिस्ट यहां नहीं, ये दोनों इसी के नीचे यहां पे आने चाहिए, 3 इसके लिए और 3 इसके लिए। क्या करोगे आप लोग, ये तो ठीक है, ये वाला जो है इसमें सेट कर दो ऑफसेट 3, तो 3 कॉलम लेफ्ट से छोड़ देगा। और अब आप नजर मारोगे तो डिजाइन में आप देखोगे पहले आ गया, ठीक, तो इस तरह से। और यहाँ ये बैक टू लिस्ट तो आपका काम भी कर रहा है, ठीक, बैक टू लिस्ट आपका काम कर रहा है। अब आपका सेव का, तो पहले आप लिख लो ये जो लास्ट में मैंने लिखा है ये। अब हम साथ ही क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी लगा देंगे, तो उसके लिए सेक्शन स्क्रिप्ट लेआउट में बना हुआ, बस ये देखना है कि यहाँ पे जो स्क्रिप्ट रेंडर लिखते थे उसकी जगह क्या है या वो ही है हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें बंडलिंग तो नहीं होती। क्या नहीं होती है इसमें बंडलिंग, ध्यान से चीजें वही है, ठीक। और थोड़ा बहुत जो चेंज है वो आप लोग समझ, ठीक। अब ये बटन है, अब ये जो मैंने कोड लिखा डिव वाला, ये डिव आपका रोज यूज होगा, ये बटन लगते रहेंगे, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऑफसेट क्यों यूज किया मैंने, कॉल 3 क्यों यूज की। अगर आपका सेकंड कॉलम 8 वाला होता तो आप 4 करते, कॉल 4 और इसको भी कॉल 4 और इसका ऑफसेट 3 की जगह क्या करते वो। थोड़ा सा धीरे धीरे नहीं किया चीजों का पता चल जाता है, ठीक। और डिजाइन है, ये प्रोग्रामिंग नहीं है। डिजाइन में थोड़ा बहुत आगे पीछे क्यों लगाया था अपने आप ही आइडिया हो जाता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना मत्थामारी मारेंगे तो आपको उसकी आउटपुट पता चल जाएगी। जैसे डिजाइन पे आप ज्यादा है लो। अब हमने लिखना जी कौन सा कोड, सेव का, लेकिन उससे पहले आपकी क्लाइंट साइड की वैलिडेशन के लिए तो यहीं आ जाओ फॉर्म टैग के बाहर आगे। और ये देखो अगर आपको याद है शेयर में गए व्यूज के अंदर होता था, यहाँ पेजेस में पता ही है ये लेआउट, और लेआउट में जो स्क्रिप्ट फाइल है ये देखो है ना बना हुआ, और इसका नाम क्या रखा हुआ स्क्रिप्ट, और ये वो जगह है जहां वो जेएस फाइल ऐड होगी, यही है समझाया हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं @ बोलो सेक्शन स्क्रिप्ट, ये आ गया। अब वहां पे बंडलिंग वाला कंसेप्ट था, इसमें वो नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा मैंने बताया था शेयर के अंदर ऑलरेडी एक पार्शियल व्यू बना हुआ और उसका नाम है अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल, मैंने नहीं बनाया, ये बना हुआ। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ये वैलिडेशन वाली फाइल का पाथ है, और ये वैलिडेशन वाली फाइल का पाथ कहाँ का है, वही डब्ल्यू रूट के अंदर लिब और बाकी सारा पाथ इन्होंने दिया हुआ। और ये मैं पहले समझा चुका हूं, ये देखो ये सारी डब्ल्यू रूट यहाँ होगी, लिब के अंदर ये देखो jQuery वैलिडेशन, और उसके अंदर ये फाइल होगी यहाँ पे, और एक इसमें होगी, एक ये वाला पाथ है। तो बेसिकली ये पाथ ही वो है। अब इसके लिए पुराने वर्जन में बंडल बनाते थे भाई, इतना फर्क है, एक। तो अब ये क्या आपका बोलो पार्शियल व्यू है, क्या बना हुआ ये बोलो जल्दी, पार्शियल व्यू है पेजेस के अंदर शेयर में, ये पार्शियल व्यू क्यों बनाते हैं, रीयूजेबिलिटी के लिए, यही पर्पस है। तो ये आपका पार्शियल व्यू है, इसका नाम देख लो स्पेलिंग गलत ना हो, तो मैंने यही नेम कॉपी कर लिया, जो भी नेम
अब पार्शियल व्यू को आपने कॉल करना है ग्रेड पे। कैसे कॉल करते होंगे? लो हो गया तो हम भी ऐसे करते थे, याद है? मैं नहीं करवाया पार्शियल व्यू पढ़ाया हुआ आपके बैच में? नहीं, याद नहीं आ रहा। आया था? हाँ, पार्शियल व्यू बनाते थे शेयर फोल्डर में। आपको बताया था पार्शियल व्यू यूजेबिलिटी के लिए होती है। वैसे भी कोई चीज एक से ज्यादा बार यूज करनी हो, अगर उसका पार्शियल व्यू बनाना शेयर में ही बनता है। ठीक, बस आगे आप जिस पेज पे चाहिए होगा यही लिखना हमने, और क्या है। पार्शियल व्यू कैसे बनाते थे और कैसे कॉल करते थे, ये आपका वो सिंटैक्स। अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन काम करना शुरू कर देगी। देख कैसा मॉडल होगा उसके साथ ये काम करें। एक चलो एक, अब आप कैसे रन करके देख लो। ये नाम प्रॉपर लिख रहे हैं ना, देखिए यहाँ एक ये वाला नाम है अंडरस्कोर वैलिडेशन स्टेट पार्शियल, और इसमें भी क्या था, वैलिडेशन वाली फाइल का ही पाथ था और कुछ नहीं था, और जो बंडल बनते थे उसमें भी पाथ ही होता। अब चीजों की आसान बना दी इन्होंने पहले से, और क्या एक अब वैसे आसान नहीं हमारे लिए, हमें इसलिए आसान लग रही, पहले ऐसा कर चुके हैं, और दुख के बाद सुख है तो वैसे भी ऐसे आसान ही लगता है, इसलिए हमें चीज जल्दी इसलिए पता चलती, सब पहले हम लोग करते आए। चलो अब आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये लिख लिया। अब आपने क्या करना है, ये देखो सेव का कोड लिखना, लिखा थोड़ी है, ला जी। अब आपने इसका कोड लिखना है, वैलिडेशन काम कर रही है, ठीक होगी, सर्वर साइड पर लगा दी। तो अब आपने सेव का कोड लिखना है, तो वहां क्या करते थे, HTTP पोस्ट होता था, वो तो FTP है, क्रिएट नाम से एक एक्शन होता था, फिर उसी का पोस्ट बनाते थे, याद है? ये FTP नहीं है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ये रेजर पेजेस की एप्लीकेशन बना रहे। तो आप इसके CS फाइल में जाओ, कैसे जाओगे? F7 क्लिक करो, यहाँ पे आ, अब यहाँ F7 प्रेस करो तो वहां चले जाओगे 22 पर। अब यहाँ पे आगे तो ये हैंडल होते हैं पेज के, ये ऑन गेट है, ये ऑन गेट कब कॉल होता है, जब आप इस पेज पे आओगे। अब यहां पे एक पब्लिक वाइड क्या आएगा, ऑन पोस्ट क्या आएगा, यहां पे ऑन पोस्ट। ये कब कॉल होगा, जब वो पेज सबमिट होगा। पहले आप रुको, कैसे पता चलेगा सबमिट होगा, ध्यान से, ये F7 प्रेस किया, वापस यहां आए, यहां मैंने क्या किया हुआ, फॉर्म टैग लगाया हुआ, मेथड पोस्ट, एक मेथड पोस्ट है, और ये फॉर्म टैग क्लोज कहां है, यहां पे है, और इसके अंदर इनपुट टाइप सबमिट है। इनपुट टाइप सबमिट क्या करता है, जितनी चीजें फॉर्म टैग पे होंगी, एक वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी वहां पे जाएगी जहां पे वो पोस्ट रिक्वेस्ट पहुंचेगी। अब हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट कहां पहुंचेगी, अभी यहां पे पहुंचेगी, हमें नहीं पता पहुंची नहीं पहुंची, मैं यहां ब्रेक लगा देता हूं। कभी भी कोई चीज पहली बार पढ़ो, उसको डिटेल में समझ के करना, नाम के लिए तो यही है, और ये ऑन पोस्ट कीवर्ड है, जैसे ऑन गेट है, ठीक, मैंने ब्रेक पॉइंट लगा लिया, मुझे नहीं पता, मैं नया नया हूं अभी, यहां आता भी है कि नहीं, रन करो, ध्यान से समझेंगे, एक बुक लिस्ट, न्यू और सेव, जैसे सेव पे क्लिक किया, वहां गया ही नहीं, क्यों नहीं गया, वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन काम कर गई, लेकिन मुझे तो टेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ी देर मिनट बना देते हैं, यही है ना,
रिफ्रेश कर लिया, सेव पे क्लिक किया, देखो आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ऑन पोस्ट हमारा ठीक फिट हो गया, यहाँ पे आ क्लियर है, बस चेक करना। अब क्या करो, उसके बाद तो यहाँ पे इसको वापस एक टेस्ट करना है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो डेटा आएगा आपका, तो यहाँ पे वो डेटा कैसे आए, ठीक, तो वो डेटा आपका कहां से आएगा, बुक से आएगा, जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे एक ये बुक टाइप का मैंने वेरिएबल, अब मुझे नहीं पता इसमें डाटा आ रहा है कि नहीं, ऐसे हमें पता है कि जब पेज सबमिट होता है जितनी भी चीजें फॉर्म टैग के अंदर लगी हैं और वो चीज जिसमें हम इनपुट करते हैं, इनपुट टाइप टैग्स, ड्रॉप डाउन लिंक, चेक बॉक्स, वो सारा डेटा जो है वो आपका पहुंचना चाहिए जब वो पेज सबमिट होगा। ये जादू से नहीं आता। अगर कोई चीज फॉर्म टैग के बाहर रख दो अभी, उसका डेटा नहीं जाएगा। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक ये चीज है आपका क्या प्राइस है ना, इसको यहां से कट करके बाहर रख दो फॉर्म टैग, जब पेज सबमिट होगा प्राइस नहीं मिलेगा, बाकी मिल जाएगा। प्राइस में भी क्या ये लेबल थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए होता है ASP4, दैट इज कॉल्ड डेटा बाइंडिंग। अगर आप सिंपल MVC में जब काम करते थे वहां भी डेटा बाइंडिंग होती थी, जब आप लिखते थे @html.textbox4, तब नहीं, उसके अंदर जब लिखते थे लैम्डा एक्सप्रेशन m goes to operator m डॉट नहीं, ये होती वो। यहां हम आईडी थोड़ी देते हैं, T1 T2 टेक्स्ट बॉक्स में देते हैं आईडी, जादू थोड़ी पता चलता। बेसिकली यहां से पता चलता है कौन सा डेटा आपका वहां पे पहुंचे, ठीक। तो इसलिए तो अब हम चेक करना चाहते हैं, तो चेक तभी होगा जब यहां आएगा। मैं फिर इसको थोड़ी देर इसको नई चीज होगी उसको थोड़ा टाइम लगाएंगे तो नहीं दिक्कत नहीं, तो कुछ नहीं है। सम क्या है प्रोजेक्ट में ये सब यूज होगा। ये देखो न्यू, मान लो वैसे टाइटल भर दिया कुछ भी, ठीक, ISBN, प्राइस, ये देखो यहाँ ना आप कैरेक्टर लिख ही नहीं सकते। ये देखो मैंने थोड़ी लिया हुआ, ये देखो लगा हुआ, ये क्यों लग गया, टाइप के साथ डेटा टाइप कितने समझदार है, डाटा टाइप है प्राइस की टीजर है, उसने अपने आप यहाँ पे टेंशन ही खत्म कर दी कि नहीं हमने थोड़ी किया कुछ इसमें। अब सेव पे क्लिक करो, आगे यहाँ पे हमने देखना यहाँ बुक में कुछ आया कि नहीं, हमारे लिए तो एक समझा है। ओ आगे ठीक आ रहा ना, देखो ये लो आ गया। चलो फिर आपका अब आपको काफी पता चल गया कि नहीं पहुंच गया जाता, बाकी हम करना अनकमेंट कर दो। अब डाटा यहां पहुंच गया, तो कौन सा कोड लिखना है, सेव कर करो शुरू, फिर अपना काम धाम पुराना। अगर ये नल है तो क्या करेगा, रिटर्न नॉट फाउंड, इसमें HTTP नॉट फाउंड नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, रिटर्न नॉट फाउंड, ठीक। लेकिन यहां पे ये देखो, यहां जैसे आपने करवाया था ना मैंने, असिंक और टास्क, असिंक लगाना है और वाइड में तो डाटा आता ही नहीं कुछ, और यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए क्या होता है, बोलो टास्क। अब हो गया ठीक। और एक्शन रिजल्ट की कहानी तो हमें पता है, बट नए वर्जन में एक्शन रिजल्ट नहीं करता, आई एक्शन रिजल्ट क्लियर है, ये अपनी चीज याद रखना। अब हो गया ठीक। और सिंक अभी यूज होगा, टास्क तो होता मल्टीपल टास्क को हैंडल करने, अगर ये नल है रिटर्न नॉट फाउंड, पहले क्या होता था HTTP नॉट फाउंड, तो थोड़ा सा याद रखना ठीक।
अगर ये नल नहीं है तो अब हम लोग चेक करेंगे वैलिड है कि नहीं। तो क्या लिखते थे, मॉडल, जल्दी बोलो, के डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड है तो क्या करे, क्या करे, अगर वैलिड है तो क्या करे, ये सेव। फिर है, अगर ये वैलिड है तो क्या करे, सेव। ले रहा है, अगर वैलिड है तो क्या करे, ये सेव। अब सेव करना छोड़ोगा, रुकना, फिर लिखना नहीं आपने। तो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट, वही है ऊपर वेरिएबल का नाम, बुक्स, यही है मॉडल डॉट एड अ सिंक। एड नहीं यूज करना, एड अ सिंक, और इसमें पास कर दिया बुक क्लास के ऊपर पास। लेकिन जब असिंक आगे लगा है तो आपको क्या लगाना पड़ता आगे, अवे। अब याद रख लो, ठीक। और ये देखो असिंक अगर ये ना लगोगे तो अवेट आप यूज नहीं करना, ठीक। इसलिए आपको असिंक और अवेट दोनों चाहिए, ठीक। अब ये ऐड हो गया, और ऐड होने के बाद क्या होना चाहिए, सेव। कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस सिंक, सिंक लगा आगे, then again away। मल्टीपल रिक्वेस्ट करती जाती हैं, ठीक। तो जो डेटा में प्रॉब्लम हो सकती है, इकट्ठे दो लोग, कोई ना लड़ाई में हो सकता है कुछ भी, तो यहाँ पे वो चीजों को ये मैनेज कर रहा है। जी आ गया जी, वेट करो, आ गया। लेकिन ये वेट ऐसा नहीं होगा वो 2-2 घंटे वेट ही करनी पड़ेगी, ये तो पता भी नहीं चलता कि कितनी फास्ट ये काम हो जाता है, बस। और सेव होने के बाद कहां जाना है, रिटर्न क्या लिखना है, क्या लिखेंगे, रिडायरेक्ट। आगे बोलो, एक्शन थोड़ी लिखेंगे, एमबीसी थोड़ा, ये रिडायरेक्ट टू पेज। कौन सा पेज, बोलो, इंडेक्स, यही होगा। अब लिख लो। लेकिन अगर वैलिड डेटा नहीं है तो कहां जाएगा, रिटर्न, यहां आएगा ना, क्या लिखा, पेज, आप उसी पेज पे रहेगा जैसे रिटर्न यूजली देते हैं। एक चीज नोटिस करो, मैंने एल्स नहीं लिखा। एल्स क्यों नहीं लिखा मैंने, ये इस एफ का एल्स नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा, अगर वैलिड डेटा नहीं है, बोलो। एल्स लिख भी दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी, क्यों, अगर ये वैलिड होगा तो रिटर्न स्टेटमेंट तो यहीं से बाहर ले जाएगी पेज को, नीचे का कोड चलेगा ही नहीं। हाँ, अगर वैलिड नहीं है तो इसके बाद सीधा यहाँ आएगा, रिटर्न ये चल जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा ये नहीं कि मैं लिखता जा रहा हूँ तो आपने वैसे लिखते जाना, थोड़ा समझना भी होता है कि अगर ये चीज लिखी जा रही है, ठीक। कोड हमेशा ही कहता हूँ, कितनी बार पढ़ो, कितनी बार आप कोशिश करोगे उसमें नई चीज कुछ ना कुछ सीखना। हो गया, अब रन करो। सर्वर साइड वैलिडेशन भी लगा दी, क्लाइंट साइड भी लगा दी, सेव का कोड भी लिख दिया, और सिंक समझा गया, रिटर्न हो रहा था, वही आई एक्शन रिजल्ट, पुरानी कहानी है। ठीक, अब आप इसे रन करो। इसकी एमबीसी नहीं है, लेकिन इन्होंने उस चीज को फॉलो जरूर किया हो। आप नोटिस करो, यहाँ पे जो आपका पेज है, इसका नाम क्या इन्होंने रखा होगा क्लास का, क्रिएट मॉडल लिखा होगा आपने, इंडेक्स मॉडल, यानी सोच वही रखी है। एक है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन, लेकिन जो कंसेप्ट इन्होंने थोड़ा सा भी हमने आई एक्शन रिजल्ट काम करके यहाँ पे। ठीक, अब आप इसे रन करो।
आसान है चीजें। न्यू बुक क्लिक किया, टाइटल दे दिया ASP.NET, ऑथर दे दो कोई भी, ISBN नंबर और यहाँ पे प्राइस, सेव पे क्लिक करो, आ गया। ठीक, और यहाँ पे ये बुक आ रहा है, यदि ID 0 है क्योंकि ऑटो जनरेट है, बाकी डेटा आपका आ गया। इसका अगर डाटा ठीक पहुंच, नल है, वैलिड डेटा है, ये देखो ऐड सेव चेंजेस एरो की तो बता देगा, और उसके बाद सीधा बाहर आ गया और कहाँ जाएगा, आ गया जी ये एक। इसी तरह एक और बुक, एक जावा कुछ भी चेंज कर दो, ऑथर, ISBN नंबर, प्राइस, सेव। तो अब तो आपको ये पता ही है, हो गया जी। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी चल रही, सर्वर साइड भी, वो तो पता ही है, जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर देना, आप चेक कर सकते थे। ठीक, अभी देखा भी था जब मैंने उसको कोड को बनाया था। ठीक, अब आपका कौन सा कोड लिखना है बोलो, एडिट। ले रहे जी, तो एडिट में क्या किया हुआ, पहले इंडेक्स में जाओ और चेक करो। कहाँ जाओगे, पेजेस पे गए, ये देखो बुक लिस्ट में हमने इंडेक्स का व्यू बनाया था, और इंडेक्स में हमने एक एडिट का बनाया हुआ। क्या लिखा हुआ यहाँ देखो, एडिट पेज, और पैरामीटर कैसे पास होगा, और क्या आईडी पास हो रहा, item.id। तरीका याद रखो, ये चेंज है। उसमें भी आईडी होता था पास, उसमें भी आईडी नाम रखते थे। तो आपने क्या सीखा, इसमें ऐसे होता, उसमें ऐसे होता। आपको ये तो नहीं सीखना पड़ा एडिट क्या करता है, क्यों पैरामीटर है। ठीक, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एक व्यू बनाना है, पेज बनाना बेसिकली। तो पहले हम लोग बुक लिस्ट पे राइट क्लिक करो, फोल्डर पे जाओ, ऐड रेजर पेज, ये है रेजर पेज, और रेजर पेज एम्प्टी, फर्स्ट ऑप्शन ही चूज कर लो, ऐड कर लो, और इसका नाम रख दो एडिट, EDIT, जो वहां पे आपने ASP पेज में दिया हुआ आ गया, बन गया पेज, खाली है, कुछ नहीं है। जब आप इस पेज पे आओगे, इसका ये CS पेज भी बन गया। ठीक, बन गया। अब आपको देखना है कि इस पेज पे हम आ भी पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो अब आप लोग रन करो, देखते हैं पेज बना है, काम कर रहा है कि नहीं। बना तो दिया अपनी तरफ से, लो जी, बुक लिस्ट, और एडिट पे क्लिक किया, आ गया जी। आप एक बार URL चेक करो कैसे आईडी आ रहा है। तो ये देखो, इसका URL ये आया है, ये बुक लिस्ट, एडिट, और ये जो क्वेश्चन मार्क के साथ होता है इसे हम कहते हैं क्वेरी स्क्रिप्ट। ठीक, ये MVC नहीं है, नहीं तो वहां स्लैश के साथ आता, अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क के आगे पीछे स्पेस नहीं आता। आईडी क्या है, वो जो पैरामीटर है, ये आईडी वही नाम होगा जो नेम आपका यहाँ पे है, ध्यान से, ये वाला। अगर इसका नाम आप वेरिएबल का AA कर दो तो वहां AA आएगा, समझ आगे बात। ये ASP-route कीवर्ड है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते आप लोग। ध्यान से, पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं उसमें जितना मर्जी टाइम लग जाओ, हमेशा याद रखना। तो मेरा मानना अच्छे डेवलपर की पहचान होती जब कोई चीज इंप्लीमेंट करता है। होता है कि हम जॉब करते हैं, क्लाइंट कोई प्रॉब्लम देता है, हम गूगल से ढूंढते हैं, गूगल से आपके पास 3-4 एग्जांपल मिलते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, वो हो जाए इंप्लीमेंट, जो जल्दी जल्दी मुझे समझ आ रहा है इंप्लीमेंट करो, घर जाओ। हो सकता है वो प्रॉब्लम उसने 1 घंटे में इंप्लीमेंट कर दी, क्लाइंट भी खुश हो गया टेम्परेरी।
ठीक, आगे जाके फिर प्रॉब्लम आई तो फिर उसने 2 घंटे और टूटा, फिर डाल दिया। आगे फिर वैसी चीज और बनानी पड़ी, उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ा और लिखना पड़ा, तो उसको क्या करना, यानी उसी चीज के लिए उसके पता नहीं जितनी बार उसे करना पड़ा उतनी ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगा। अगर वो उसी दिन 1 घंटे की जगह 4 घंटे लगा लेता और उस चीज को ढंग से इंप्लीमेंट करता तो उसे बार बार टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती। टाइम पूरा लगता है या बार बार लगा लो या एक बार, कोशिश ये होनी चाहिए कोई भी चीज है जादू नहीं सोचना कि अपने आप हो गया, ये मैंने पढ़ाया, मेरे पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना जब तक आपका दिमाग पूरा उस चीज को ना समझे। ठीक, तो आईडी, तो ये आईडी आपका यहां से आ रहा है। ठीक, तो अब ये आईडी जो है वो आपका आ गया और ये यहां पे एक्सेस होना चाहिए। फाइंड का कोड है, देखते हैं, तो हम एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं इसको आईडी। आ रहा है समझ, देखो जितना हमारा दिमाग समझ रहा है, ऐसे नहीं कि बड़ी सी चीज लिख देंगे। पहला काम तो यही है ना फाइंड में। एडिट में क्या होता है, जिस रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हैं उसका डेटा आएगा, ये कैसे पता चलेगा कौन सा रिकॉर्ड एडिट हो रहा है, आईडी तो कहानी है सारी। अब मैं यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, हमें नहीं पता, लो मैंने यहाँ ये आईडी पैरामीटर कर दिया, मुझे कैसे पता चला यूआरएल से आ रहा है, मुझे कैसे पता चला, मैंने इंडेक्स में भी जाके देख लिया। ठीक, अब उसके बाद यहां मैं आ गया, ब्रेक पॉइंट पे पहुंच गया। अब आप देखते हैं जब एडिट पे क्लिक करता हूं यहां आके रुकता है और वो आईडी यहां आता है, तो हमें टेंशन खत्म हो गई, आईडी पहुंच गया। फाइंड का कोड तो लिख ही लेंगे, देखो बुक लिस्ट एडिट आगे यहां, अब आईडी है और देखो 2 आ गया 2। ये आईडी नाम रखना, अगर इंट लिख दोगे एबीसी तो नहीं चलेगा, आईडी ही एक्सेस होगा। बस आईडी आ गया, बाकी काम हम लिखना शुरू कर देंगे। अब हमें पता है फाइंड का कोड है तो हमें डाटाबेस चाहिए होगा, तो डाटाबेस चाहिए है तो जितनी देर मैं बोलूंगा आपने तो मेरे से ही पास लिख लेना। कितनी बार हम लिख चुके हैं कॉन्टेक्स्ट लॉजिक, जो चीज आती है लॉजिक कॉन्टेक्स्ट और इसका नेम स्पेस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जहां पे है डेटा फोल्डर के अंदर, और CTR, और यहां पे ये क्या करोगे पैरामीटर, और ये जो कंसेप्ट हम लिखते हैं इसे कहते हैं TI। अगर पुराने वर्जन में हम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, यहां हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, याद है कहां बनाया ऑब्जेक्ट, वहां तो लिखे कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल न्यू, यही तो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हम अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के क्या क्या स्टेप्स हैं। ये मैंने नहीं बनाया, ये तो बना के दिया, इसलिए अभी हमें इतना नहीं पता चलेगा। सारी कह रहे हैं DI क्या होती है, परफॉर्मेंस वाइज बेटर होती, सिक्योर होती, क्यों होती, इसका आंसर अभी आपके पास नहीं। लॉजिक हो गया जी, और यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड आएगा तो क्या बना लो, बोलो बुक टाइप की प्रॉपर्टी बना ली, क्या बना ली, बुक टाइप की, इसका नेम स्पेस बुक क्लास जहां पे है मॉडल नेम स्पेस। एक आपको नई चीज बताता हूँ, ये ना क्रिएट में देखो ये लिखा ना, जब ये बुक की इंफॉर्मेशन आई तो इसमें आई थी ना, अब इसमें आई थी। इन्होंने नई चीज दी है ASP.NET कोड में, तो ये प्रॉपर्टी बनाई हुई है ना, इसके ऊपर लिख दो बाइंड प्रॉपर्टी, और उसके बाद आपको ये चीज लिखने की जरूरत, कमेंट बना, ठीक, और यहां पे ये वाला वेरिएबल यूज करो, कौन सा, ये करो। इसका मतलब यह है कि आपको पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है,
मैंने डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को ही बाइंड कर दिया। जो भी फॉर्म की सबमिशन से डाटा आएगा, ये थोड़ा पुराना तरीका था, ये लेटेस्ट है। बाइंड प्रॉपर्टी का मतलब है ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उस पेज के साथ बाइंड होगी। अब फायदा ये, जहां भी मुझे बुक क्लास चाहिए होगी, बुक प्रॉपर्टी, तो वहां मुझे पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो क्या होता, मान लो 5 जगह चाहिए तो 5 जगह पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। अब मुझे पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं, बस इतना बेहतर। मान लो एक और मेथड होता है यहाँ, इसमें ये पास करना है तो पास करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बाइंड हो गई। अब बाइंड की कहानी तो वही हुई ना जो यहाँ पे ASP.NET 4 में जो ये बाइंड है, ये वाली ठीक, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, ये नई चीज थी। ये आप एक बार वो प्रॉपर्टी बना लो, पूरे पेज पे आपको पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी बाइंड होगी, आप उसको एक्सेस करो, काम अपना कर सकते हो। मैंने क्या किया देखो, वो ये ले जाए वेरिएबल, पहले यहां से पास कर रहे हैं, बंद किया, अब ये वेरिएबल यहां दे दिया और ये वेरिएबल यहां दे दिया। आप रन करो, ये ठीक है। पास हो जाएगा ना काम। अभी तो एक ही पैरामीटर में लिया, नीचे 6 जगह और जगह चाहिए होता तो मुझे बार-बार पैरामीटर भी पास कर, वही बाइंड हो गई, सभी जगह एक्सेस हो जाएगी। आगे से आप इसको रन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये न्यू एक MySQL ऑथर ISBN और ये सेव करो। अब देखो इस बुक में क्या आया, तो ये ही है, वही आ रहा है सेम जैसे उसमें था। हमारा काम हो गया, हो गया सेव। तो ये नई चीज है, बाइंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये नया कंसेप्ट आया था ASP.NET में और बड़ा यूजफुल। कई बार क्या होता है ना, कोई क्लास है बार बार यूज करनी पड़ रही, बार बार पैरामीटर पास कर रही, एक जगह एक प्रॉपर्टी बनाओ, तो बाइंड प्रॉपर्टी लिखो अपने आप ही। लेकिन ये बाइंड प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कैसे करती है, तो वही इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करेगी जो फॉर्म सबमिशन से आ गई। चलो अब हम एडिट में लिख रहे थे, तो ये प्रॉपर्टी तो याद आ गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहे हो। अब यहाँ बाइंड की जरूरत है नहीं, हो देखेंगे वो भी दिलवा दूंगा बाद में इसके ऊपर। ID आ गया और यहाँ पे बुक फिजिकल टू क्या कोड आएगा, बोलो फाइंड। कौन सा कोड होगा, फाइंड का, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डॉट क्या लिखोगे, बुक्स डॉट फाइंड सिंक और ID आपने पास कर दिया। अब कहानी वही, इसके आगे क्या लगेगा, सिंक है, अवेट, अवेट तभी काम करेगा असिंक। और यहाँ याद रखना वॉइड की जगह एक ही चीज लिख दिया करो, क्या इसमें डाटा तो रिटर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट थोड़ी लिखी है यहाँ पे। यहाँ तो डाटा फाइंड करके इस वेरिएबल में मैंने डाल कहाँ डाल लिया, इस वेरिएबल में। ठीक, कोशिश है नेक्स्ट वीक से प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। पढ़ने वाला काम ऐसे वाला बंद होगा, फिर हम रोज ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। गुड, आ गया जी। बस अब क्या करना, डाटा बुक में आ गया, लो जी ब्रेक पॉइंट लगाओ। जो ID आपने इसमें फाइंड किया होगा, डेटा इस बुक वेरिएबल में आ गया। अब मैं इसका डिजाइन बनाऊंगा, डिजाइन एडिट में वही बनेगा जो क्रिएट का था। एक बार आपकी फिर रिवीजन हो जाएगी चीजों की। देखो रन करके छोटी छोटी चीज लिखते हैं, हमेशा उसे टेस्ट करो। ये आदत ट्रू डालो और यहाँ पे एडिट
आ गया। और ये आईडी क्या आपका 3, ये आ गया। उस बुक की डिटेल इसमें आ गई और डिटेल है तभी आई है। लो कंटिन्यू करो और अब यहाँ पे इसका क्या बनेगा, डिजाइन। तो डिजाइन के लिए शुरू करते हैं जी। कहाँ गए, एडिट के डिजाइन पे जाओ आगे और यहाँ पे साथ में आप क्रिएट वाला डिजाइन नजर मारते जाओ और यही डिजाइन सारा हम वहां पे, ठीक। तो टाइम नहीं लगाएंगे, कुछ तो पता ही है, ठीक। और यहाँ पे एक ये है, ये बस न्यू बुक की जगह क्या लिखना है बोलो, एडिट। वैसे तो पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, ठीक। तो वो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। रिफ्रेश करो, अपने आप यहाँ एडिट बुक आ जाएगा। ब्रेक में हटा देते हैं, ये आ गया एडिट बुक। अब उसके बाद डिजाइन। तो अब आपने एडिट बुक के बाद क्या था, क्रिएट में फॉर्म टैग लगाओ, वैलिडेशन, ठीक। अब यहाँ पे वही फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, एक वैलिडेशन। वैलिडेशन कैसे लगती है इसमें बोलो, बोलो क्या था, टिप, वैलिडेशन समरी, मॉडल ओनली और क्लास क्या लिखते हैं, टेक्स्ट हाइफन डेंजर। आ गया जी। उसके बाद एक कोड और चलेगा, चलो जब आई एरर तब लिखूंगा, अभी नहीं लिखना, ठीक। अब आप अपना फॉर्म ग्रुप बनाओ। क्या बनाओगे, फॉर्म ग्रुप। और इसमें एक पहले कंटेनर बना लो राउंडेड, जैसे हमने उसमें बनाया हुआ, ठीक। क्लास क्या बनाओ, एक कंटेनर, बॉर्डर दे दिया और राउंडेड हटा के आप देख सकते हैं, एक और ऐसे आ गया ये। और इसके अंदर क्या बनाया था, टिप, क्लास, फॉर्म हाइफन क्या लिखते हैं, ग्रुप और रो। थोड़ा सा मार्जिन दिया था, याद है क्यों दिया था, वो साथ साथ में आ रहे थे, ये आ गया, ठीक। और उसके बाद क्या था, टिप, क्लास, कितने कॉलम यूज किए थे एडिंग के लिए, जल्दी बोलो, एक, सॉरी हमने गलती कर दी, कॉल कितने, 3 यूज किए थे, एक। और यहाँ पे क्या आएगा, लेबल ASP हाइफन 4, क्या लिखना है, बुक डॉट टाइटल। आ गया बुक डॉट टाइटल, नजर मार लो एक बार डिजाइन में साथ में, ये हम लोग उसी तरह से लिख रहे। आ गया टाइटल, कंटेनर, ये पूरा कंटेनर बन गया 12 कॉलम का और ये उसमें बॉर्डर आ गया, ठीक। बॉर्डर की और भी कई ऑप्शन है, वो आप ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद टिप, क्लास, कॉल हाइफन टाइटल है, इसको हम 8 कॉलम में ले लेते हैं मेरे ख्याल से। क्या लिखते हैं, इनपुट ASP4। ASP4 इतना समझदार है कि जैसा टाइप होगी वैसा ही बना लेता है। तो बुक टाइटल मतलब कहने का, अगर डाटा टाइप टीजर है तो आपने देखा था उसमें प्राइस में वो अपने आप उस हिसाब से। और उसके बाद क्लास कौन सी, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, मैं लिख रहा हूं और आप भी लिखोगे, प्रैक्टिस तभी होगी। और यहाँ पे क्या लगाओगे, स्टैंड, ये वैलिडेशन का मैसेज देने के लिए आप क्या करो, टाइटल, क्लास कौन सी, टैक्स हाइफन डेंजर, ठीक। अब ये मेरे ख्याल से आपका एक बन जाएगा। अगर आप चाहते हो वैलिडेशन समरी में मैसेज आए तो मॉडल ओनली की जगह ऑल कर दो,
वहां भी आ जाएंगे। ऐसे हम उसमें ट्रू और फॉल्स करते थे। ला दी इतनी जल्दी आप लोग सीख लेते हो, कार्य करवाया और आज आपने लिख लिया। अब इसी को कॉपी कर लो, 4 बार पेस्ट कर दिया, 3 बार पेस्ट और कर लो, टाइटल, ऑथर, ISBN और प्राइस। ठीक, ये लो। केस क्या चेंज होगा, एक बार डिजाइन बनाना होता है, ऐसे है, फिर तो आपको इतना मुश्किल होता ही नहीं। आप प्रोजेक्ट में देखना क्या क्या काम धाम वहां करेंगे। ऑथर, इस क्वेश्चन के बाद भी अभी बड़ा कुछ है इस क्वेश्चन में। एक ऑथर आ गया और उसके बाद ISBN ले लेते हैं। लो जी, ISBN एक आपने समझ के पूरा लिखना है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ISBN के बाद क्या है, प्राइस और प्राइस। तो अभी देखो कल तक ये चीजें हमें आसान लगती थी, अब आपको बज रहे तो पता ही है, अब हमें ये चीज आसान लगनी शुरू हो गई। ठीक, अब इस तरह से ये रिफ्रेश करो और ये चारों आपके लग गए होंगे। ठीक, अब आपने क्या करना है, इनकी वेट थोड़ी कम करनी है ISBN और प्राइस की, तो आपको पता है क्या करोगे, कॉलम जो है इतना कर दो 6, ISBN का भी क्या कर दो 6। थोड़े से ये आप ये देखोगे ये छोटे हो जाएंगे। ठीक, 2 बटन लगाने हैं, बैक टू लिस्ट और अपडेट। आज ही करवाया था, देखो आ गया, बढ़िया लग रहा मेरे ख्याल से। लो ठीक, ये लो आगे। अब आपका यहाँ पे क्या करना होगा, लेबल हटाओ, आपने कुछ नहीं करना, क्रेट वाले को देख लो और सारा लिख लो। कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जो क्रेट में नहीं थी। तो क्रेट वाला डिजाइन जो कल बनाया था, एक वही सेम आपने लिखना है, देख के लिखना है। मैंने ये नहीं बोला कॉपी पेस्ट। एक क्या लगाएंगे यहाँ पे, एंकर टैग ASP आइकन पेज। कौन सा पेज, इंडेक्स क्लास, क्या लिखेंगे, बटन बनाना है, बटन आइकन सक्सेस और फॉर्म आइकन कंट्रोल। और क्या टेक्स्ट आएगा इसमें, बोलो, आज ही करवाया ये बैक टू लिस्ट। जहां टाइम बचता है वहां पे कोशिश करते हैं, और जो चीज नहीं होगी, और इसको भी क्या कर दो 3। जैसे अब आपको पता है यहाँ ऑप्शन 3 करना है, तो आप लोड कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे अभी करवाया था मैंने ऑप्शन 3 एक, और यहाँ पे क्या लगाओगे, इनपुट टाइप क्या आएगा, सबमिट वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो, अपडेट क्लास BTN हाइफन प्राइमरी। कुछ भी क्लासेज है अपने हाथ में थोड़ा बहुत लिखते रहा करो, प्रैक्टिस रहती है। और उसके बाद ये क्लोज कर दिया, क्लियर है। और लास्ट में क्या करना है, फॉर्म के बाद वैलिडेशन लगानी है। क्या लगानी है जी, वैलिडेशन। ये लो जी, आज ही आप वैलिडेशन पढ़े और आज ही आपने 2 बार लगा भी दी। ये लो जी, रिफ्रेश करो और एक बार नजर मारो। लो हो गया, ठीक लग रहा मेरे ख्याल से। बैक टू लिस्ट, लो आ गया। अब आप फिर एडिट पे क्लिक करो, चल रहा है। अब कौन सा कोड लिखना हमने, अपडेट। लो जी, एक बार आप नजर मार लो, फिर अपडेट का कोड लिखना शुरू करेगी। यानी जो क्रिएट में था कुछ भी चेंज नहीं अभी तक, सिर्फ चेंज क्या किया, बोलो, ये अपडेट किया बस। बाकी आपका वही कॉलम, वही सारा कुछ, सारा डिजाइन वही। तो अगर आपको ये पूछा आ गया कि 2 बार सेम कोड लिखा, तो कल आपने अपसर्ट बना लिया, आता ना। हाँ,
पूछूंगा कल किसने बनाया है, मैं नहीं करवाया हुआ, उससे वाली तो बात ही कोई नहीं इसमें। एक कल आपने क्या करना, असाइनमेंट है, इसी में ही एक अपसर्ट बनाना है। आप बोलोगे आपने तो एमबीसी में करवाया हुआ, एक तो नौकरी में मैंने तो साथ जाना नहीं है, करवाया जहां मर्जी हो, करना हर जगह पड़ेगा आपको। एक कोशिश करना, यही सेम तो बोलता और क्या था। एक बनाओगे, कर सकते हैं, 101% कोशिश करेंगे। एक अपसर्ट बनाओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बड़ा कुछ और होने वाला है। ये वो कोड है जो हमें आता था और हमने यहाँ पे सिर्फ कोड में लिखा, इतना फर्क है, विदाउट एफबीसी लिखा, इतना फर्क। लो जी, अब लिखना शुरू करें अपडेट। यहाँ पे आपको जादू लगना है अभी थोड़ी देर में। अपडेट आ जाओ, यहाँ पे ये देखो, ये कोड लिखोगे समझे। अब यहाँ पे आप लोग टाइम क्या लिखते हैं, पब्लिक असिंग तो होगा ही, अब तो पता ही है, टास्क भी होगा ही, और यहाँ तो आई एक्शन रिजल्ट भी होगा ही। बस नाम क्या रखना बोलो, ऑन कोर्स। एक अगर आप लोग ऊपर बाइंड प्रॉपर्टी कर दो तो पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं। हो गया जी यहां तक, आगे अब क्या करना, एक बोलो बुक में है भी कुछ की नहीं, चेक कर लेते हैं, नल है तो क्या करे, रिटर्न नॉट फाउंड। अगर है चेक करो वैलिड है कि नहीं, क्या करोगे, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड किया था। अगर ये वैलिड नहीं है, चलो इस बार उल्टा लिख देते हैं, नहीं है तो क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो, रिटर्न आगे पेज, एक रिटर्न पेज। कोड जो है पहली बार थोड़ा अच्छा, उससे दूसरी बार थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, कोड में थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर करते हैं। अगर वैलिड है तो इसका वैलिड में रुकते अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, क्या लिखना होगा। अब आप रुकना, देखो क्या जादू होने वाला है। कॉन्टेक्स्ट डॉट अपडेट, और किसको अपडेट करना है, लॉग, जो ऊपर बुक लिया। पुराने वर्जन में क्या होता था, हर एक कॉलम बताना पड़ता था, हमें फाइंड करना पड़ता था। याद करो, अगर मान लो इस टेबल में 50 कॉलम होते तो मुझे 50 लाइनें लिखनी पड़ती। उसके बाद एक लाइन और लिखनी, डॉट सेव चेंजेस और सिंक, और सिंक लगा है तो चुपके से आगे क्या लगा दो, अवे। और जब अपडेट हो गया तो फिर क्या लिखोगे, रीडायरेक्ट टू बोलो पेज, और कौन से पेज पे जाना है बता दो, इंडेक्स हो गया अपडेट का कोड। तो नई चीज पता चल गई आपको, क्या, अपडेट की एक लाइन से काम हो गया। पुराने वर्जन में अपडेट का पता है, पहले हम फाइंड करते थे, फिर व्यू से डाटा आता था, उसको उसमें स्टोर करते थे, और फिर सेव चेंजेस लिखते थे। याद है, अगर एक टेबल में 100 कॉलम हो गए तो 100 लाइनें लिखने बैठेंगे, इसमें सिर्फ एक लाइन है, चाहे एक कॉलम अपडेट करना है चाहे 100 करना है, बस इस लाइन से अपडेट, और ये बता दो जहां से डाटा आएगा। वो ये पैरामीटर भी हो सकता था, लेकिन मैंने आपको बाइंड प्रॉपर्टी आज ही सिखाई, तो क्यों ना हम इसी को यूज करें। चलो अब हम इसे रन करते हैं। तो ये कोड था आपका सिंपल सा, यानी पहले मीनिंग तो वही है, थोड़ी सी इजी हो गया इसमें। अब ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, अब रन करके देखो अपडेट होता, हमें नहीं पता अपडेट होगा कि नहीं होगा, कुछ और पंगा ना पड़े। हल तक ये सारा, अब रह गया डिलीट, एक और अपसर्ट आप नहीं करना। अभी नया कुछ नहीं था, एडिट पे क्लिक किया, आगे यहाँ जावा 45 हटा दिया, सिंपल जावा करना। अपडेट पे क्लिक करो, आगे एक
सबसे पहले बुक में देख लो क्या आया है। लो जी, ये देखो एबीसी ISBN ठीक, टाइटल भी ठीक, लेकिन आईडी नहीं आया। अब सेव में तो बनता है कि नया आईडी जनरेट होगा, अपडेट का मतलब होता है पुराने बुक को अपडेट करना है, तो आईडी 0 आया। अब यहाँ आईडी नहीं आया, क्यों नहीं आईडी आया? चलो रुक के देखो, हमें पता चल गया हमसे कुछ गलती हुई है। चलो क्यों नहीं आया आईडी? HTML में देखो। अब इस फॉर्म टैग में जाओ, क्या बताया? फॉर्म टैग एक बोरी है, जो चीजें उसमें होगी वही मिलनी है। अब इसमें क्या मिला? टाइटल मिल गया जी, ऑथर मिल गया, ISBN मिल गया और प्राइस मिल गया। आईडी मिला नहीं तो कहां से आएगा? ठीक तो नहीं आएगा। आपने क्या करना, यहीं पे ऊपर फॉर्म टैग के अंदर कहीं पे, या नीचे या ऊपर फॉर्म टैग के अंदर, तो बेसिकली आईडी डिस्प्ले भी नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, वहां होता था पुराने इसमें HTML.hidden4, इनपुट टाइप हिडन। किसका हिडन है? ASP4, इसके बिना नहीं पता चलेगा। book.id, काम खत्म, इतना सा, और ये आईडी इसको मिलना शुरू हो जाना चाहिए मेरे ख्याल। ये एक लाइन इसमें ऐड हुई, बाकी तो कोड आपका पुराना ही था। अब से पहले बैकअप ही बनाइए, पढ़ते हो गए आपको, असली में शुरू भी नहीं हुआ, नेक्स्ट वीक से शुरू होगा। कि कोई ना करना, किसी का भी कोई प्लान हो पहले देख ले। प्रोजेक्ट में पहले 15 दिन तो बिल्कुल छुट्टी नहीं होनी चाहिए कम से कम, तो इसमें 15 दिन तो प्रोजेक्ट का बेस बनेगा। मैंने पहले बताया था, मेरा जो प्रोजेक्ट करवाने का तरीका है फ्रेशर वाला नहीं है, यानी एक कंपनी में जो बच्चा 3-4 साल एक्सपीरियंस वाला काम कर रहा होगा और आपका प्रोजेक्ट बनाने का तरीका सेम होगा। अगर आपको 3-4 साल के इक्विवेलेंट पहुंचना है, फ्रेशर यहीं से हम हमें थोड़ा दाम तो लगाना ही पड़ेगा, सुनने में कितना अच्छा लगता है, कंप्यूटर साल वाला काम कर लेंगे, देखिए थोड़ी हिम्मत करेंगे तो ही होगा ना। अब आप लोग ये आइडिया, अब हम रन करते हैं, मेरे को लगता है आईडी वहां मिल जाएगा। ये फायदा होता है ब्रेक पॉइंट। देखो मुझे तो आता, मैं तो लिख सकता था आईडी तब भी, आपने भी कोई चीज आपकी तो पहले लिख लेगी, एरर आएगी, यही तो तरीका होता सीखने का। बात आता है ठीक करो तो आपको सही पता चलता है। लो एडिट जावा 45 हटा दिया, अपडेट। अब आपने F10 और ये देखो इस बुक पे गए, आईडी आ गया जो पहले नहीं आ रहा था, देखा कॉन्टैक्ट, देखा हिडन पूछ लिया मैंने। हिडन क्यों लिया पता ही है, प्राइमरी की है, इसे तो अपडेट हम करते ही नहीं है। लो F10 और देखो अपडेट, सेव, कोई एरर नहीं आया, और कहाँ चला गया ये इंडेक्स पे, और ये जावा 45 जावा रह गया। अब आपको कल लाना पड़ेगा, एक काफी हो गया। हर एक लेक्चर की प्रैक्टिस 3 बार आप किया करो।